कि इस सिस्टम के इस्टेब्लिश होने के पहले अगर पेशेंट को 100 रुपये खर्च हो रहा था तो अब उससे काफ़ी कम पैसे में वही दवाएं उनको काफ़ी कम पैसे में मुहैया हो रही है और उनका इलाज हो रहा है। इस तरीके से पेशेंट पे जो आर्थिक बोझ था वो काफ़ी कम हुआ। सरकारी अस्पतालों में अगर देखा जाए सर तो गरीब बताते हैं दवा तो मिलती है लेकिन वो दवा बताते हैं कि काम नहीं करता है, उससे काफ़ी बढ़ावा होता है प्राइवेट अस्पतालों को। अगर सरकारी अस्पताल में अगर देखा जाए डॉक्टर सही से काम करने लगे और पेशेंट को सही से देखने लगे तो प्राइवेट का बढ़ावा नहीं होता। तो ऐसे डॉक्टरों अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए जी कम और अन्यों की जीवन जिनके जीवन में प्रकृति के द्वारा नैसर्गिक प्रक्रिया के द्वारा कहीं कोई अगर कमी है तो आज मैं हूँ लखनऊ में, लखनऊ पीजीआई एक आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो अस्पताल है जहाँ गरीब से लेके बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ पे इलाज अपनी कराते हैं। मैं वहीं बैठा हूँ। मैं बता दूँ कि हूँ एचओडी। लोग कहते हैं कि एचओडी है कौन, जिनके संरक्षक में पूरा देखरेख किया जाता है। मैं उनके साथ हूँ, लेकिन सबसे खुशी की बात मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति एक सरकारी, लोग कहते हैं कि सरकारी कार्य करने में लोग बाधित हो जाते हैं, लेकिन उसको मार देने के बाद जनता सेवा। जैसे अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में अगर नेत्र ना हो तो बिन नेत्र की ज़िंदगी नहीं होती है, जैसा मानना है। लेकिन सर ने ना जाने कितने, अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 50 लाख नेत्रहीन हैं, लेकिन नेत्र देना बड़ा अद्भुत हो जाता है। सर से ही जानते हैं कि वाकई ये सोच कैसे आया, कब आया। पहले तो सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। सर थैंक यू वेरी मच। सर आप एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो एम्स से निकल के, अगर आप चाहते तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल खोल सकते थे, बड़े बड़े फैकल्टी खोल सकते थे, लेकिन आप गरीबों के मन में कैसे आया, वो भी लोग जिसे भिन्न नज़रों से, जिसे दिव्यांग लोग कहते हैं, नेत्रहीन कहते हैं, उनके प्रति आपका रुझान कब आया सर? जब मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में था जी, तो वहाँ मैंने देखा, जब मैं वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज था, जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर जी, तो हमने वहाँ देखा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और तमाम तरह के एक्सीडेंट में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाती थी। और हमारी टीम, डॉक्टर्स की टीम, स्पेशलिस्ट की टीम कोशिश करती थी कि उनकी जीवन रक्षा हो। कभी कभी जब उस लाइफ को हम सेव नहीं कर पाते थे और फिर वो ऑर्गन, वैसे पेशेंट्स का कुछ ऑर्गन को निकाल के उससे काम लिया जा सकता था उनके लिए जिनके वैसे ऑर्गन फेल करने वाले हैं या कर रहे होते हैं। जी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई एम्स के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंसेज, जो वहाँ पे नेत्र का विभाग है, नेत्र का जो अस्पताल है जी, वहाँ पे नेशनल आई बैंक भी है जी। नेशनल आई बैंक में मैंने देखा कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के काफ़ी लोग हैं जिनकी काफ़ी लंबी वेट लिस्ट है जी। डॉक्टर राधिका टंडन उसकी इंचार्ज थी, प्रोफेसर राधिका टंडन जी। तो प्रोफेसर राधिका टंडन और हम लोगों ने WHO के माध्यम से जी एक एक्स्ट्रा मिलर प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि अगर जितने भी डेथ पेशेंट्स के एम्स में होते थे, सारी कोशिश के बाद भी कुछ तो डेथ हो ही जाती है हॉस्पिटल में। यस सर। तो हम लोगों ने देखा कि जिन पेशेंट्स का डेथ हुआ है उससे हम उतना ऑर्गन हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जितनी की देश को आवश्यकता है जी। और कॉर्नियल हार्वेस्ट बहुत दुष्कर, बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। और वहाँ पे नेशनल आई बैंक है, हार्वेस्ट की पूरी टीम थी, फिर भी एक काफ़ी लंबी वेट लिस्ट थी। तो इस प्रोजेक्ट पे ऐसे काम किया गया कि एक डेडिकेटेड ग्रीफ काउंसलर, एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे प्रोफेशनल्स को इस WHO के प्रोजेक्ट में, जहाँ WHO ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, प्रोफेसर राधिका टंडन वाज लीडिंग द टीम, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, जहाँ पे हमने 3-4 अस्पताल में, एम्स नई दिल्ली, सफदरजंग, श्रॉफ और RML हॉस्पिटल में लोगों को रिक्रूट किया, उनको सेलेक्ट किया, उनको ट्रेन किया फॉर ग्रीफ काउंसलिंग। ग्रीफ काउंसलिंग का मतलब
जिस पेशेंट की डेथ हो गई है उसके संबंधियों को, जब वो ग्रीफ की, दुख की प्रक्रिया में हैं, जी जब वो दुख की मनस्थिति में हैं, किस तरीके से बिना उनकी संवेदनाओं के, उनकी धार्मिक भावनाओं को और कोई नुकसान पहुंचाए, कोई हर्ट सेंटिमेंट को बगैर हर्ट किए, कैसे उनको हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो अपने संबंधियों की जिनकी मृत्यु हो गई है उसके अंग दान के लिए सहमति दे पाएँ अपनी स्वेच्छा से, अपने फ्री विल से, अपॉन देयर ओन फ्री विल। कोई उसमें ज़बरदस्ती की बात नहीं होती है। जी सर। हमने देखा कि बहुत कम समय अवधि में ही जी ग्रीफ काउंसलर के अपॉइंटमेंट करने के बाद, जी बिकॉज अब तक कोई डेडिकेटेड व्यक्ति नहीं था जी जो पेशेंट्स के अटेंडेंट को उनके भावनात्मक तल पर जाकर उनके सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को समझते हुए उनको इस बात की महत्ता बताए कि कितनी ज़रूरत है इन अंगों की। जब वो व्यक्ति अब नहीं जीवित है तो उन अंगों को हम व्यर्थ क्यों जाने दें। जी और हमारी कोशिश काफ़ी कामयाब रही और 2-3 महीने में ही कॉर्नियल हार्वेस्ट की रेट काफ़ी बढ़ गया। हम बहुत ज़्यादा कॉर्निया ले पाए बनिस्बत तब जबकि ग्रीफ काउंसलर नहीं थे, और उन ज़्यादा जो कॉर्निया हमें मिला वो उन लोगों को प्रत्यारोपित किया गया जिनकी कॉर्निया काम नहीं कर रही थी और वो देख नहीं पा रहे थे। इस तरीके से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बहुत से पेशेंट्स को ज़िंदगी को देखने का फिर से मौका मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने दिव्यांगों, एक अगर देखा जाए तो नेत्र के फील्ड में बहुत सारे जैसे किया। और एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीजीआई है, पीजीआई में गरीबों के लिए क्या व्यवस्थाएं? बहुत काफ़ी गरीब मैं देखता हूँ कि भटकते रहते हैं कि पीजीआई में नहीं हो पाएगा, डर जाते हैं पीजीआई में आना सर, तो इनके लिए क्या है कुछ व्यवस्था आप सर? भारत सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही सफल तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया है। जी। हमारे संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है, प्रभावी है। और इस योजना के तहत जो चिन्हित परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड है, उनको या उनके परिवार के सदस्यों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज किसकी सुविधा मुफ्त दी जाती है संजय गांधी में। जी जी। और एक और सवाल है सर आपसे, बताते हैं जैसे मैंने देखा पेपर पत्रिका में जो दो बताते हैं लोग कि करोड़ों की जो दवा होती है, आपने 70,000 50,000 में इसको रिसर्च करके बहुत कम कर दिया। इससे कुछ फैकल्टी को भी प्रभाव पड़ा, लेकिन उसका ना देखते हुए आपने गरीबों के लिए जो किया सर, तो इसमें क्या रहा सर, हकीकत क्या है? आप जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है ये, आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, कोई भी उत्पाद जब बाजार से खरीदते हैं, तो जब उस उत्पाद का निर्माण किया जाता है जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फर्म जो उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद वो कई चरणों से गुजरता है, मार्केटिंग के कई चरण से गुजरता है। अगर कोई उत्पाद एक सैमसंग की मोबाइल अगर कोरिया में बन रही है, या एक कोई और प्रोडक्ट किसी और देश में, हमारे देश में ही बन रहा है, और वो जब अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है तो बीच में पूरी एक चैनल होती है। तो हर स्टेप पर कुछ प्रॉफिट ऐड हो जाता है, कुछ टैक्स ऐड हो जाता है। तो जब तक कुछ सामान उपभोक्ता तक पहुंचता है उसका मूल्य काफ़ी बढ़ चुका होता है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे कंपनी किसी पहले व्यक्ति को बेचती है, और उसके बाद अल्टीमेटली वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो दवाओं का मूल्य भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि अगर दवाएं, चूँकि सरकारी संस्थाओं में दवाएं थोक में खरीदी जाती हैं, तो दवाएं अगर निर्माताओं से खरीदी जाएं तो वो यूनिट कॉस्ट जो है वो उस पे मिलेगी जिस पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, प्लस मैन्युफैक्चर की प्रॉफिट, ओनली मैन्युफैक्चर की प्रॉफिट, और स्टैट्यूटरी जो टैक्सेस हैं, बीच के होलसेलर, रिटेलर, सारे चैनल बाहर हो जाते हैं। तो और बल्क में भी खरीदी जाती है, थोक में खरीदी जाती है। इस तरीके से दवाएं अगर आप निर्माता से, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं डायरेक्टली, और बल्क परचेज करते हैं, तो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। इस तरीके से जो गरीब पेशेंट आते हैं, जिनको जो दवा 100 रुपये में मिल रही होती है मार्केट में या अदरवाइज, वो काफ़ी कम मूल्य में मिल जाती है। तो अगर सरकारी संस्थान निर्माताओं से दवा डायरेक्ट रूप से परचेज करती है, तो इससे मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। ऐसी पीजीआई ऐसा कर रही है। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा ने मुझे कंसल्टेंट ग्रुप में इनवाइट किया था, और वहाँ पे मैंने लो कॉस्ट फार्मेसी मॉडल को इस्टेब्लिश किया है, रन कराया है। वहाँ पे ब्रिगेडियर गुप्ता हैं डायरेक्टर,
डॉक्टर अनुराग हैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, और डॉक्टर रुचि कुशवाहा थी इस टीम में। इन सब की टीम के साथ मैं था उनका लीड कंसल्टेंट, और हम लोगों ने वहाँ पे लो कॉस्ट फार्मेसी मॉडल को इस्टेब्लिश करके दिखाया है कि इस सिस्टम के इस्टेब्लिश होने के पहले अगर पेशेंट को 100 रुपये खर्च हो रहा था, तो अब उससे काफ़ी कम पैसे में वही दवाएं उनको काफ़ी कम पैसे में मुहैया हो रही है और उनका इलाज हो रहा है। इस तरीके से पेशेंट पे जो आर्थिक बोझ था वो काफ़ी कम हुआ। सरकारी अस्पतालों में अगर देखा जाए सर, तो गरीब बताते हैं, गरीब जब जाते हैं तो दवा तो मिलती है, लेकिन वो दवा बताते हैं कि काम नहीं करता है। उससे काफ़ी बढ़ावा होता है प्राइवेट अस्पतालों को। अगर सरकारी अस्पताल में अगर देखा जाए डॉक्टर सही से काम करने लगे और पेशेंट को सही से देखने लगे, तो प्राइवेट का बढ़ावा नहीं होता। तो ऐसे डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं SGPGIMS जहाँ पे सेवारत हूँ, मैं यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ये एक सरकार का बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे PGI को छोड़ के सर बाजार मूल्य से काफ़ी कम में दवाएं पेशेंट को दी जाती हैं। हमारे यहाँ पे HRF की संस्था है, और HRF मार्केट प्राइस से MRP से काफ़ी कम में पेशेंट को दवाइयाँ देती हैं जी। और किसी और अस्पताल पे किस तरह की टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत सही कहा आपने। अब मैं ज़्यादा सवालात भी नहीं करूँगा, लास्ट सवाल मैं करूँगा सर कि बहुत सारे टीवी चैनल वाले, सभी न्यूज़ वाले आए होंगे। आज आपके पास एक दिव्यांग आया है, और आज हमारे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे आप हैं, कैसा एहसास कर रहे हैं? दिव्यांग हम कैटेगराइज ही उसको वर्गीकृत करें ही क्यों? क्योंकि वर्गीकृत करते ही आप उसको एक विशेष दर्जा दे देते हैं जी। मैं समझता हूँ कि वो समाज की जो मेन स्ट्रीम है, जो मूल धारा है, उसके वो भी हिस्सा है। लेकिन समाज तो भिन्न नज़रों से देखती है सर, आप भी इस बात पर जानते हैं। तो जो उन नज़रों का खोट है, ये नज़रों का दोष है। क्योंकि अगर शारीरिक दिव्यांगता दिख रही है तो बहुत सी मानसिक दिव्यांगता भी है, बहुत सी सामाजिक दिव्यांगता भी। देयर आर मेनी पीपल हु आर सोशली अनहेल्दी, देयर आर मेनी पीपल हु आर इमोशनली अनहेल्दी, देयर आर मेनी पीपल हु हैव टॉक्सिक थॉट एंड इमोशंस। वो भी तो उनकी भी तो डिस्टॉर्शन है। तो मैं नहीं समझता कि इसको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। हर वो व्यक्ति जो समाज में, समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है, तो एक सार्थक जीवन जी रहा है। और कोई व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त किसी कंस्ट्रेंट के कारण, प्रकृति के द्वारा दी गई किसी तरह की एक रेस्ट्रिक्शन के बावजूद कर रहा है, तो वो ज़्यादा प्रशंसा के काबिल है। ये ज़्यादा बड़ी बात है और ज़्यादा बड़ी सराहना का विषय है ये जी। विकास जी, मैंने देखा यहाँ पे PGI पे भी दिव्यांग स्टॉल लगाया है सर जी, की एक दिव्यांग को रोजगार भी दिया है। मैं पहली बार देखा सर, मैं चूँकि दिव्यांग हूँ, लेकिन इस फील्ड में मैं पहली बार देखा कि दिव्यांग के प्रति एक दिव्यांग, जैसे लोग कहते हैं कि जिसका दर्द होता है वही दर्द समझ सकता है सर, तो एक दिव्यांग इस तरह से कार्य किया सर, तो इसमें क्या आपका श्रेय रहा? विकास जी भी आम इंजीनियर्स के ऐसा IIT से BTech करके अपनी शयन की ज़िंदगी जी सकते थे जी, और ऐसे ज़िंदगी जी कर यहाँ लोग हज़ारों साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। उसकी कोई अहमियत नहीं है जी। दिनकर की पंक्तियाँ थीं जी कि रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे जी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न अपने लिए। वाह सर, मीन्स द वन हु हैज नॉट लिव्ड फॉर हिमसेल्फ ही नेवर डाइज जी, एंड द मैन हु लिव्स फॉर सेल्फ अलोन जी सर, लीव फॉर द मीनेस्ट मॉर्टल नोन जी सर। अपने लिए तो यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो विकास जी के पास IIT से पढ़ाई करने के बाद तो असंख्य रास्ते थे इनके पास जी। लेकिन उन रास्तों को छोड़कर उन्होंने अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए कम और अन्यों की जीवन, जिनके जीवन में प्रकृति के द्वारा, नैसर्गिक प्रक्रिया के द्वारा कहीं कोई अगर कमी है, वैसे लोगों का मनोबल बढ़ा करके उनको समाज की मूल धारा में लाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है इस सेंस में कि
जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, क्या बात। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। ये रचना कहाँ से आती है शौक सर? यही, अरमान यही, अगर हम देखा कुछ जाए, करके जिस तरह से मैंने ये विकास जी कर रहे हैं, ये विकास जी काम कर रहे हैं। रचनात्मक ढंग से हम जो उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। ही इज ट्राइंग टू इन्फ्यूज द कॉन्फिडेंस, यू नो, the self-esteem, the recognition in the lives, not in the minds of those who are so-called specially abled by the society. Thank you, sir. And that is something which is beyond word. हर चीज़ को शब्द से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। करेक्ट सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और ये सब लाइनें आप देख रहे हैं जैसे सर ने लिखा है, बहुत प्रार्थनीय है, बहुत अजीब है कि जो व्यक्ति सब एक देखा जाए तो शब्द से ही समझ में आता है कि व्यक्ति की पहचान क्या है। आप देख रहे हैं जो भी शब्द सर ने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, एक रचना दिया है और इस रचनात्मक ढंग से लिखा है जो शब्द छू जाता है लोगों पे, एक अलग मोटिवेट करता है, एक अलग जगाता है कि ज़िंदगी है क्या। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सर हमारे साथ थे, इनका फिर से मैं आभार प्रकट करता हूं सर, जो आपने कीमती समय दिया है मुझे। मैं आई एम थैंकफुल टू विकास जी, जितेंद्र जी, आपका भी, कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, रदर आप प्रेरणा के स्रोत हैं लोगों के लिए और समाज के लिए। मतलब जो आदमी जिसको आप कह रहे हैं कि दिव्यांग हैं, जो सकलांग हैं, उसमें कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज के लिए, ये तो देखें हम। उसमें कितने लोग जो अपनी ज़िंदगी को सार्थकता दे रहे हैं, कितने लोग अपनी ज़िंदगी को अर्थ दे रहे हैं, कितने लोग अपनी ज़िंदगी की गुणवत्ता का स्तर ऊंचा कर रहे हैं। अपनी भी कर रहे हैं, अपनी भी नहीं कर रहे हैं जी, सही। आप तो अपनी तो छोड़िए, आप बाकी लोगों की कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और शायद इसी में अहमियत है ह्यूमन बीइंग होने का। सही कह रहा है। That is what stands to be human. That's what stands to be alive. Yes, sir. That's what we are here for. जी। So that we can make even one breath of someone else easier than it was earlier. किसी की एक सांस को भी और बेहतर करना बहुत बड़ी बात है। सही कहा सर आपने। चलिए सर, थैंक यू, आपने समय दिया। थैंक यू। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसे तमाम खबरों के साथ आपको फिर किसी से रूबरू कराता रहूँगा। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।